नमस्कार, आप देख रहे हैं डायलिंग्स न्यूज। मैं हूं सौरभ यादव और आज हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट सुमेधा पाठक जी के साथ हैं, जो कि भारत के लिए कई सारे पैरा शूटिंग इवेंट्स में पार्टिसिपेट कर चुकी हैं। काशी के लिए अगर इनको आज ही अगर हम बात करें, एक तरह की उपाधि दी गई रिवॉल्वर रानी की, काशी की रिवॉल्वर रानी। अगर हम ये कहें तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि सुमेधा पाठक जी ने 2 वर्ल्ड चैंपियनशिप्स में पार्टिसिपेट किया, वर्ल्ड कप से पार्टिसिपेट किया पैरा शूटिंग के, और वहां पे मल्टीपल मेडल्स जीते। आइए जानते हैं इनसे इनकी कहानी और जानते हैं किस तरह से एक ऐसे समय पे उनके साथ कुछ ऐसा घटित हुआ और वहां से उन्होंने कैसे खुद को उठाया और कैसे विश्व पटल पर न सिर्फ अपना बल्कि देश का और काशी का नाम रोशन किया। बहुत बहुत स्वागत है मैम हमारे शो पे। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे मैम कि क्या है आपकी जो शूटिंग से रिलेटेड जो कहानी है, एक उस पर हम करेंगे, फिर आगे हम बढ़ते चलेंगे। 2018 में मैंने शूटिंग स्टार्ट की थी। तो 2018 में ही मैंने प्री स्टेट खेला, स्टेट खेला और प्री नेशनल खेला। प्री स्टेट में मेरा गोल्ड था, स्टेट में भी गोल्ड था और प्री नेशनल में मेरा ब्रॉन्ज था। तो मेरा सिलेक्शन वैसे ही हो गया था नेशनल के लिए। बट फिर 2019 में नेशनल कंपटीशन था, बट कुछ हेल्थ इशू के कारण हम जा नहीं पाए थे। तो नेक्स्ट ईयर मैंने पार्टिसिपेट किया और 2022 में मुझे नेशनल में गोल्ड मिला और नेशनल चैंपियनशिप मतलब नेशनल चैंपियन बनी। और उसके बाद फिर मेरी इंटरनेशनल जर्नी स्टार्ट हुई। फिर मेरा पहला इंटरनेशनल जो था वो फ्रांस में था, शैटोरे में। वहां मैंने सिल्वर मेडल लिया। फिर वर्ल्ड कप था, फिर दूसरा वर्ल्ड कप था साउथ कोरिया में, वहां भी मैंने सिल्वर मेडल लिया। और अभी लेटेस्ट बोला जाए तो मैंने एशियन गेम्स में पार्टिसिपेट किया था। वहां मैं फाइनल में पहुंची थी और 7th पोजीशन था। 7th पोजीशन, जैसा आपने बताया मैम, मल्टीपल आपने इवेंट्स में पार्टिसिपेट किया। जब आप इंडिया को रिप्रेजेंट करते हो, क्या फीलिंग है वो? क्योंकि हम सभी लोगों के लिए जानना शायद बहुत जरूरी है कि आदमी किसी भी स्तर पे हो, इंसान किसी भी स्तर पे हो, लेकिन जब उसको एक बार ये मौका मिलता है कि अपने देश को रिप्रेजेंट कर सके किसी भी स्पोर्ट में, और वहां पे अगर आप मेडल जीतो, जब आपको भारत का जो राष्ट्रगान है वो सुनने को मिलता है, क्या फीलिंग होती है? वो फीलिंग तो मीन्स हर एक स्पोर्ट्स पर्सन का वो ड्रीम होता है। अभी तक मैंने गोल्ड नहीं जीता है, तो मैंने अभी तक वो फील नहीं किया है। तो मेरा ड्रीम है कि वो फील करे कि जब वहां पोडियम पे खड़े हों और राष्ट्रगान बजे। वो एक हर स्पोर्ट्स पर्सन का ड्रीम होता है। जरूर, और हम चाहेंगे कि आप आगे स्वर्ण पदक जीतें और भारत के लिए ऐसे ही नाम रोशन करते रहो, और वो जो फीलिंग है जिसको अभी आप मिस कर रहे हो, वो भी आप कर पाओ। मैम, जब आप डिफरेंट पार्टिसिपेंट्स के साथ पार्टिसिपेट करते हो, जब आप अपने इवेंट्स में जाते हो, कई तरह के लोग मिलते हैं, कई कहानियां होती हैं वहां पे। जैसे आपकी भी एक कहानी है, उसकी पहले एक बार बात कर ले कि मैम जो आपकी कंडीशन, जैसे हम लोगों को जो भी पता है, आप क्लास 10th में थे, वहां पे आपको एक इन्फेक्शन हुआ जिसकी वजह से आपके साथ एक कंडीशन हुई। अगर इसके बारे में आप बात करना चाहो तो। 2013 में मैं मतलब बोर्ड एग्जाम दे रही थी। तो एग्जाम देने के टाइम में जब एग्जाम देके मैं उठी तो मुझे बहुत दिक्कत हुई। मुझे लगा कि उठने में दिक्कत हो रही है, चलने में दिक्कत हो रही है। अचानक से ये चीज हुआ था। तो मेरे जो फ्रेंड्स लोग थे वहां पे, वो मुझे मतलब नीचे लेकर आए सेंटर से। फिर मेरा मतलब पापा लेके गए कि क्या प्रॉब्लम है। तो पता चला कि मेरे स्पाइनल कॉर्ड में इन्फेक्शन हो गया है और पूरे स्पाइन में पस हो गया है, जिसकी वजह से मतलब कंप्रेशन पड़ रहा था स्पाइनल कॉर्ड में और उसकी वजह से ये दिक्कत आ रही थी। तो उसी समय मैंने सिर्फ 2 पेपर दिए थे 10th में। उसके बाद मुझे ड्रॉप करना पड़ा। मेरा ऑपरेशन हुआ वहां पे। तो फर्स्ट ऑपरेशन मेरा बनारस में ही हुआ और उसमें मतलब काफी मेरी प्रोग्रेस होने लगी थी और ये था कि कुछ चीजें दवा से फिर आगे ठीक हो जाएंगी। बट क्या हुआ कि दवा मेडिसिन जो थी वो असर नहीं की, क्योंकि वो रेजिस्ट कर गई थी। ये चीजें पता नहीं चली और वो अंदर ही अंदर और ज्यादा बढ़ गया और उससे स्पाइनल कॉर्ड फ्रैक्चर हो गया। तो मेरी स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो गई। उसके बाद दिल्ली में गए, वहां पे पूरे ऑपरेशन हुए। तब 10 to 12 आवर्स ऑपरेशन चले थे पूरे स्पाइनल कॉर्ड में, मतलब प्लेट्स वगैरह लगे। तो उसके बाद से मैं पैरालाइज्ड हो गई। जैसे आपने बताया कि एक क्लास 10th के बच्चे के लिए एक ऐसा कुछ हो जाना, जहां और स्पेशली हम सभी लोग जो हमारी एज ग्रुप है वो ये बात करती है कि बोर्ड्स सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव है। जैसे अगर आप स्पोर्ट्स नहीं खेल रहे हो और अगर आप पढ़ाई में फोकस करो, तो ये लगता है कि 10th इज जहां से आपका बेस तैयार होगा और फिर वहां से आपको आगे बढ़ना है। ऐसे मौके पर जब आपके साथ ऐसा कुछ हो जाता है, आपके लिए कितनी कठिन चीज थी, कितनी मुश्किल चीज थी वहां से कोप अप करना? थोड़ी सी दिक्कत तो थी, क्योंकि ऐसे एट रैंडम चेंज हो जाना सब चीजें। पहले तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है,
क्योंकि मतलब अभी एकदम दौड़ते भागते और अचानक से बेड पे नहीं पैर मूव कर सकते, ना उठ भी नहीं सकते थे, बैठना भी पॉसिबल नहीं था उस समय में। तो थोड़ी सी दिक्कत हुई, लेकिन मेरी फैमिली का बहुत सपोर्ट था। मेरे पापा मम्मी मतलब मेरी पूरी फैमिली, मेरे दादा दादी भाई और सबका बहुत सपोर्ट था। तो कभी वो फील नहीं हुआ कि मतलब ऐसा कुछ मेरे साथ हो गया, या कभी ऐसा नहीं लगा कि मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। उन लोगों का हमेशा सपोर्ट रहा है। वो शायद बहुत जरूरी भी है, अगर फैमिली का सपोर्ट हो तो आप किसी भी चीज से बाहर निकल सकते हो। अब बात करते हैं, जैसे आपका जो 10th हो गया और अभी जैसे हम बात करें तो ऑफ कैमरा आपने बताया कि आपको उत्तर प्रदेश का एक सम्मान है, रानी लक्ष्मीबाई सम्मान, वो भी दिया गया है, पर वो एकेडमिक्स के लिए, वो स्पोर्ट्स के लिए नहीं। हाँ। तो उसके बारे में जरा बताइए। मैंने मतलब 10th कंप्लीट करने के बाद 1 साल मैंने ड्रॉप लिया था, क्योंकि उस समय एग्जैक्टली वो बेड रेस्ट पे थे। फिर मैंने अपनी पढ़ाई रिज्यूम की। तो 11th 12th मैंने कॉमर्स से किया और 12th में मैंने ऑल ओवर इंडिया टॉप किया था स्पेशल कैटेगरी में, जिसके लिए मुझे रानी लक्ष्मीबाई वीरता अवार्ड मिला। तो ये अपने आप में मतलब आपकी कह सकते हैं अवार्ड्स की जर्नी है, शायद अगर कहें कि ऊपर वाले ने ऐसा कुछ किया जिस वजह से आपको एक नई लाइन मिली एंड अवार्ड्स की एक जर्नी शुरू हो गई। स्पोर्ट्स कैसे पिकअप किया, जैसे और स्पेशली शूटिंग क्यों पिकअप किया? स्पोर्ट्स में मेरा हमेशा से इंटरेस्ट था, मतलब एकेडमिक स्पोर्ट्स मेरा दोनों अच्छा था, स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट था। तो जब मैं कॉलेज में आई और रेगुलर कॉलेज जाने लगी, तो पापा ने पूछा मेरे कि मतलब किसी स्पोर्ट्स में कुछ ट्राई करना चाहती हो, क्योंकि स्पोर्ट्स बहुत जरूरी होता है लाइफ के लिए, बहुत चीजें हम सीखते हैं स्पोर्ट्स से। तो मुझे इंटरेस्ट था ही, मैंने बोला ठीक है ट्राई करते हैं। तो पापा कई लोगों से पता किए कि मतलब इस कंडीशन में कौन से स्पोर्ट्स जो हैं खेल सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी दिक्कतें भी होती हैं। तो लोगों से पता चलने पे आया कि शूटिंग एक स्पोर्ट्स है, वो ट्राई कर सकते हैं। तो मैंने पिस्टल शूटिंग ट्राई की और मुझे बहुत अच्छा लगा। काफी मतलब कह सकते हैं ना, जैसे लव एट फर्स्ट साइट बोलते हैं, तो वैसे ही मैंने पिस्टल जब ट्राई किया तो लव एट फर्स्ट साइट हो गया मेरे लिए। और वहां से आपकी एक जर्नी शुरू होगी, बहुत ही एक इंस्पायरिंग जर्नी है। आप अपने स्पोर्ट्स में जिससे आपके कोई रोल मॉडल्स हो जिनको आप बहुत ज्यादा फॉलो करते हो, कौन से ऐसे लोग हैं? स्पोर्ट्स में तो बहुत से लोग हैं रोल मॉडल, बट क्या है कि मैं क्या सोचती हूँ, मैं अपने आप को ही रोल मॉडल मानती हूँ। मैं मानती हूँ कि आज मैंने जो परफॉर्म किया है, नेक्स्ट डे मैं उससे बेटर करूँ। तो मेरा फोकस इसी पे रहता है कि मैं जैसा कर रही हूँ उससे और बेटर कैसे कर सकती हूँ। दैट्स ये बहुत ही इंस्पायरिंग चीज है कि आदमी अगर अपने आप से सीख ले रहा है और अपने आप से कंपटीशन कर रहा है, तो शायद उससे बड़ा कंपटीशन कोई नहीं होता। क्योंकि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि आप अगर आगे बढ़ रहे हो तो अगर कोई उसे रोक सकता है वो आप खुद हो, अपनी प्रोग्रेस को अगर कोई रोक सकता है तो आप खुद हो। आप बात करते हैं पेरेंट्स के सपोर्ट की, उनके लिए अगर हम ये बात करें, कभी शायद बात हुई हो कि एक उनके लिए उनकी बच्ची जो शायद सब कुछ सही चल रहा था, उनके लिए एक ऐसा चीज हो जाना जहां पे बच्चा पैरालाइज हो जा रहा है, उनके लिए कितना कठिन था? क्या कभी उस बारे में बात हुई, या कभी उन्होंने शो किया, या दे आर ऑलवेज वेरी सपोर्टिव और उन्होंने कभी शो नहीं किया कि अगर उन्हें कोई परेशान कर रही है चीज? तो जब मतलब जब मेरा ऐसा कंडीशन था, ऑपरेशन दिल्ली में होने वाला था, तब ऑपरेशन के जस्ट थोड़ी देर पहले मतलब डॉक्टर ने बोला था कि या तो ये मतलब ऑपरेशन टेबल पे डेथ हो जाएगी, लेकिन अगर ये बच जाती हैं तो ये पैरालाइज हो जाएंगी। तो हम लोग को उस समय पता चल गया था। तो वही एक टाइम था जिस समय मतलब पूरी फैमिली कह सकते हैं एक साथ थी, और हम पहली बार पापा को रोते हुए देखे थे, बट उसके बाद से कभी नहीं। टफ टाइम है वो, आपके एक्सप्रेशन से भी लग रहा है कि इट वाज अ टफ टाइम, पर वहां से जिस तरह जितनी मजबूती से आप, और जिस तरह से भी हम आपके फादर से भी मिले, ही इज वेरी सपोर्टिव, आई कैन सी दैट ही इज देयर एंड ही स्टैंड्स बाय यू। क्योंकि हमने कुछ आर्टिकल्स भी पढ़े, उस पर भी हमने देखा कि ही वाज ऑलवेज देयर फॉर यू। तो क्या मतलब क्या रहा है आपके पापा का रोल अभी तक, अगर आप बता पाए तो? पापा का तो हमेशा से रहा है, वैसे बोलते भी है ना कि फादर और डॉटर का एक रिलेशन जो होता है वो हमेशा से हमारे साथ रहा है। मेरे मतलब स्पोर्टिंग जर्नी में मेरी मॉम वर्किंग है, वो टीचर है, तो और घर में मतलब मेरे दादा दादी हैं, तो मम्मी कहीं जा नहीं सकती हैं क्योंकि उनको घर भी देखना है और बाहर अपना प्रोफेशन भी देखना है। तो पापा बिजनेसमैन है, तो मेरे जितने भी मतलब टूर्नामेंट्स वगैरह होते हैं मेरे साथ पापा ही जाते हैं। तो वो एक सपोर्ट सिस्टम रहता है साथ में ना। तो आप अगर कभी अच्छा नहीं परफॉर्म करते या कभी आप लो फील करते हो, तो ये रहता है कि हाँ आपके साथ कोई है।
तो आप That- जब ये बात बोल रहे हो तो हमें वो याद आ रहा है, दंगल का एक डायलॉग है ना कि हमारी छोरियां भी छोरों से कम थोड़ी हैं। तो फादर का इम्पैक्ट क्या हो सकता है, एक छोटी सी वो एक मूवी थी जिसमें शायद हमने उस चीज को महसूस किया, और जब आप ये बात आज कह रहे हो तो आई कैन रिलेट टू दैट कि एक फादर के होने से क्या चेंजेस आ सकते हैं। एक सपोर्ट है, सपोर्ट से याद आया कि आपकी हालिया एक मुलाकात प्रधानमंत्री जी से भी हुई थी, जहां पे आपने पुलवामा अटैक के बाद सोल्जर्स के लिए एक काइंड डोनेशन किया था, और उसके बाद आपकी मुलाकात मोदी जी से हुई थी। कैसी थी वो मुलाकात और क्या बातचीत हुई मोदी जी से? वैसे वो मुलाकात बहुत अच्छी थी, पहली बार, वो भी मतलब आप समझ रहे हैं इंडिया के प्राइम मिनिस्टर से मिलना, वो एक वैसे ही फील होता है ना जैसे आप राजा से मिल रहे हैं, एक वो वाली फील होती है। तो जब मैं उनसे मिली, और मुझे उनसे मिलके ना, हमेशा जैसे लोग पूछते हैं कि आपको कैसा लगा, क्या लग रहे थे वो, मैं हमेशा ये बोलती हूँ जैसे लगा कि जैसे वो मेरे ही दादा हैं। वो वाली फीलिंग थी कि दादा पोती वाली। और उन्होंने मतलब बहुत अच्छे से आशीर्वाद दिया था मुझे, और बोला था ऐसे ही खेलते रहो और आगे बढ़ते रहो। फिर मेरी उनसे रिक्वेस्ट थी कि जैसे बनारस में बहुत सारे इंटरनेशनल शूटर्स हैं, लेकिन उस लेवल का शूटिंग रेंज नहीं है। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि अगर पॉसिबल हो तो इस तरह इंटरनेशनल लेवल्स का शूटिंग रेंज बनारस में बनाने के लिए। तो उन्होंने बोला था हाँ ठीक है, मैं इस पे देखूंगा। और मतलब कुछ ही दिनों में उस पे काम शुरू हो गया, और आज राइफल क्लब में कंप्लीट हो चुका है, कुछ चीजें बाकी हैं, बट काम चल रहा है उस पे। तो आपने न सिर्फ अपने लिए बल्कि आपने और भी शूटर्स के लिए एक बहुत ही अच्छा वो किया, और जिस तरह से आपने सोल्जर्स के साथ अपनी सौहार्दता दिखाई, अपने आप को उनके साथ खड़ा किया, वो भी अपने आप में एक बहुत ही सराहनीय चीज है। और लगातार आप देश के लिए मेडल्स जीत रहे हैं। जो युवा पीढ़ी आपको देख रही है, जो आपसे भी छोटे हैं, जो शायद इस स्पोर्ट को पिक करना चाहते हैं, या कहीं ना कहीं आपने एक बहुत ही मेजर चैलेंज को पछाड़ा है। शूटिंग अपनी जगह है, मेडल्स जीतना अपनी जगह है, बट आपने अपने आप को सही में एक ऐसी जगह से उठाया है जहां से शायद बहुत लोग नहीं उठ पाते। उन लोगों को आपका क्या संदेश होगा? देखिए ऐसे मतलब मुझे कई बार लोग बुलाते हैं कि कुछ मोटिवेशनल स्पीच दे दीजिए, तो मैं मोटिवेशनल स्पीच नहीं देती। मेरा मानना है कि मोटिवेशन जो है वो अपने अंदर से आता है। आप अगर 2-3 लोगों की बातें सुनकर मोटिवेट हो जाएंगे तो वो मोटिवेशन बस मतलब कुछ दिन का मेहमान रहता है। तो मोटिवेशन जो है वो अपने अंदर से आता है, और वो तभी आता है जब आपको अपने ऊपर विश्वास हो। So believe in yourself and you will achieve anything you want. तो जैसा कि मैम ने बताया कि यू नीड टू बिलीव इन योरसेल्फ इफ यू वांट टू अचीव सक्सेस, क्योंकि सक्सेस के पीछे भागने से कुछ नहीं होगा। आपको अपने ऊपर भरोसा करना होगा, अपनी जो कैलिबर है उस पर भरोसा करना होगा, अपना जो आर्ट है उस पर भरोसा करना होगा। इसी के साथ हम इस पॉडकास्ट को यहां करते हैं। थैंक यू वेरी मच मैम। Thank you so much.